हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 के फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी तैयारी जो है कर रहे होंगे। चलिए आज के इस बोर्ड क्लास में हम जो है देखने वाले हैं हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ये यूपी बोर्ड एग्जाम्स का जो है 9वां लेसन बनता है। आज इस लेसन को कंप्लीट जानने वाले हैं। इस लेसन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको हम वन शॉट में देखने वाले हैं। ये लगभग 1 घंटे का एबव का वीडियो होगा जिसमें हम सभी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, अगर आपने अभी तक इस लेसन से कुछ नहीं तैयार किया है तो आपका ये लेसन अच्छे से तैयार हो जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी आपके थ्योरी या जो भी डिफिनेशंस आएंगे उन सब को आप जो है सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए भाई शुरू करते हैं आज क्लास। हमारा आज का जो चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। तो इसमें सबसे पहले जो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका बनता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन पूछा जाता है और परावर्तन के नियम लिखिए। तो इसे पूछा जाता है, ये लगभग 2 से 3 नंबर में या 4 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। इसको पहले समझ लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा कोई तल है और इस चिकने तल पर एक साइड में हम जो है पॉलिश कर देते हैं, यानी दूसरे एक साइड में पेंट लगा देते हैं और ये एक साइड हमारा रिफ्लेक्सिव यानी चिकना तल होता है जिस पर अगर हम कोई प्रकाश किरण इस तरीके से डालते हैं, इस तरीके से कोई प्रकाश किरण डालते हैं तो ये चिकने तल से टकरा करके जो है इस तरीके से परावर्तित हो जाती है। अब अगर ये प्रकाश किरण आ रही है और ये प्रकाश किरण जा रही है, अगर बीच में देखा जाए तो ये अभिलंब होगा, ये हमारा अभिलंब है। तो जो किरण आती है, एक चीज जाने रहिएगा, जो किरण आती है इसे हम आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको आप जाने रहिएगा, ये आपतित किरण है। और जो किरण जा रही होती है उसे हम जो है परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। जो किरण रिटर्न होके जाएगी भाई चिकने तल से टकराने के बाद जो किरण रिटर्न होके जाती है उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं और जो आ रही है उसे आपतित किरण कहा जाता है। ये हमारा अभिलंब है जो बीचों बीच में होता है, ये अभिलंब होता है। और ये अभिलंब से और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको जाने रहिएगा। इसे आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। भाई जब अभिलंब और आने वाली किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, और जो किरण जा रही होती है तो एक कोण यहाँ अभिलंब से और जो किरण जाती है इनके बीच में जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस बिंदु से ये रिटर्न होकर जाती है इस बिंदु को हम जो है आपतन बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु। जिस बिंदु से टकरा करके वापस लौटती है इसे आपतन बिंदु कहा जाता है। इतनी बात समझ में आए? तो इसकी डिफिनीशन कैसे लिखोगे? चलिए डिफिनीशन जान लेते हैं। इसकी डिफिनीशन आप इस तरीके से बता सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, यानी कोई हमारी प्रकाश की किरण है, जैसे ये आपतित किरण है, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरता है, यानी प्रकाश की किरण जो है चिकने तल पर गिरता है, तो इस किरण का अधिकांश भाग परावर्तित होकर, यानी जो भाग गिरेगा, जितना प्रकाश गिरेगा उसका ज्यादा से ज्यादा भाग जो है परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यानी उसी माध्यम में अगर वापस लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? आप देख रहे हैं ये हमारा चिकना तल है, यहाँ से आपतित किरण जो भी आ रही है वो लगभग सारी किरण जो है परावर्तित किरण होकर के उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो जब यह घटना हो कि जितनी प्रकाश की किरण जब किसी चिकने तल से टकराती है तो उसका लगभग मैक्सिमम भाग जो है उसी तल पर पुनः जो है परावर्तित हो जाता है। अधिकांश भाग जब परावर्तित हो जाता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम में वो किरण आ रही होती है। अगर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण चिकने तल पर गिरता है तो इस किरण का अधिकांश भाग परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है।
कि भाई जब कोई प्रकाश की किरण जो है किसी चिकने तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है। तो यह घटना जो होती है प्रकाश का परावर्तन कहलाती। परावर्तन मतलब परावर्तित होना, यानी जितनी किरण आ रही है वो सब उसी माध्यम में जो है पुनः वापस लौट जा रही है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये परावर्तन के नियम क्या है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। देखो भाई, अगर हम परावर्तन के नियम की बात करें तो परावर्तन का दो नियम है। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देख रहे हैं कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और जो अविलंब है, ये चिकने तल से केवल एक ही दिशा में होते हैं। तो पहला नियम इनका यही कहता है कि जो हमारा आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों तल एक ही तल में उपस्थित होते हैं। समझ में आ गई बात। और दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक बात ध्यान रखना, ये जितना कोण हमारा आपतन का होगा उतना ही कोण हमारा परावर्तन का होता है। तो ये हमारा जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझ में आया बात कि नहीं। जो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है भाई, पहली बात तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, यानी एक ही ओर स्थित होते हैं। और दूसरी बात जो है, जो इसका आपतन कोण जितना होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R होता है। समझ में आ गई बात। तो ये तो बात हो गई प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके नियम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जाने रहिएगा। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते। देखो, अभी तक आपने जाना प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यानी जो किरण आ रही वो पुनः परावर्तित हो जा रही उसी माध्यम में। अब हम बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यानी प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम लिखिए। यानी ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन की अगर हम बात करें तो एक चीज जाने रहिएगा, ये मान लीजिए हमारा तल है और ये माध्यम अलग है, यानी ये माध्यम मान लीजिए हमारा वायु है, यानी ऊपर वायु है और नीचे अगर देखा जाए तो जल है। भाई ये ऊपर का माध्यम वायु है और नीचे का माध्यम जल है। ऐसा भी मान सकते हैं जब दो अलग अलग माध्यम हो, क्या हो, जब दो अलग अलग माध्यम हो और ये हमारा चिकना तल है और ये हमारा अविलंब हो गया। तो जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अब यानी अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। तो जब वह कोई आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो उसका विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। समझ में आया नहीं। आप देख रहे हैं कि भाई ये आपतित किरण है और ये हमारा अविलंब है। ये कौन है, अविलंब है। और अविलंब, ये पूरा अविलंब है, ये वायु है, एक माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम मान लीजिए हमारा जल है। यहाँ पे जो कोण बना है I और ये कोण बनेगा R। भाई आने वाली किरण I होगा तो यहाँ पर जो कोण बनता है ये होगा आपतन कोण, इसे हम आपतन कोण कहते हैं। और जो बाद में बनता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहा जाता है। समझ में आई बात के नहीं। ये जो है ये पारदर्शी माध्यम है। भाई ये हमारा पारदर्शी, देखो समझना यही है कि मान लीजिए कोई हम पारदर्शी माध्यम ले लिए और पारदर्शी माध्यम के ऊपर एक माध्यम हो गया और नीचे दूसरा माध्यम हो गया। जैसे नीचे मान लो जल भरा हुआ है और ऊपर का आपका ही है। तो अब इस पर जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह जो है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती। भाई सीधे सीधे जा रही थी, इसको सीधा जाना था, लेकिन नहीं, अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती। तो यह घटना जो होता है ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो यह घटना जो होती है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक। अब ये जो हमारा अविलंब है, भाई ये वायु है, ये जल है और ये पारदर्शी माध्यम है। जो किरण आ रही है इसे आपतित किरण बोलेंगे और ये अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहा जाता है। और जब यहाँ निर्गत किरण जो जा रही होती है तो ये अपवर्तित किरण कहा जाता है, इसे अपवर्तित किरण कहा जाता है। और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे R बोलते हैं। यह अपवर्तन कोण होता है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। भाई आपतन माने आना
अपवर्तन मतलब जो निकल के जा रही है, जो मुड़ जा रही है, उस पर जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण कहा जाता है। इतना समझ में आया? तो हमने वही लिखा है कि जब कोई प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया अपवर्तन क्या है? चलिए इसके नियम जान लेते हैं। देखो, अगर इसके नियम की बात करें तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। भाई जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण और अभिलंब अगर देखा जाए तो सब एक ही तल में स्थित होते हैं। और आगे कहा गया कि एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए, मान लीजिए हमारा जो तरंगदैर्घ्य है निश्चित है, तो आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियत रहता है। यानी जो आपतन कोण की जा है और अपवर्तन कोण की जा है, दोनों का अनुपात जो होता है नियत होता है, जिसे हम sin i बटे sin r बराबर n लिखा जाता है। और ये जो हमारा sin i बटे sin r बराबर n होता है, इसे हम स्नेल का नियम, कौन सा नियम? स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? यही स्नेल का नियम जो है बोला जाता है। तो नियम समझ में आ गया होगा कि भाई आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, भाई आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं और एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात जो है नियत होता है। sin i बटे sin r बराबर n होता है, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफी जो है पूछे जाते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है कि दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध बताइए। तो चलिए जान लेते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। देखो, अगर हम बात करें समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण जो हमारा होता है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है तथा इसकी फोकस दूरी भी अनंत होती है। जो समतल दर्पण होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या और इसकी फोकस दूरी दोनों ही अनंत होती है। आप इसको लिख सकते हैं। अगर हम बात करें समतल दर्पण, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है और साथ में जो इसकी फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी ये भी अनंत होती है, यानी इनफाइनाइट होती है। जो समतल दर्पण होते हैं इनकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है। अब अगर कहा जाए कि जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो, यानी जो समतल दर्पण है इसका जो द्वारक है, यानी सामने का सिरा, वो वक्रता त्रिज्या से छोटा होता है, तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आप बता सकते हैं फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। जब दर्पण के द्वारक का वक्रता त्रिज्या जो है छोटा होता है, तो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। भाई फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। कब? जब दर्पण का द्वारक का वक्रता त्रिज्या जो है छोटा होता है। तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 हम लिख सकते हैं। अब भाई फोकस दूरी को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं और वक्रता त्रिज्या जो हमारी होती है r से होता है, तो ये हमारा f बराबर r/2 जो है, ये जो है संबंध जो है आपको, भाई ये हमारी r क्या है? r वक्रता त्रिज्या है। भाई दर्पण की वक्रता त्रिज्या कह रहा है और फोकस दूरी, तो फोकस दूरी f बराबर r/2 हो जाएगा। अगर हम बात r की करें यानी वक्रता त्रिज्या बराबर, तो हमारा 2f जो है देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा जो है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध को दर्शाता है, यानी वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होता है। समझ में आ गई बात? ये हमारा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है कि रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो चलिए रेखीय आवर्धन को पहले समझ लेते हैं। आप जानते हैं ये हमारा, मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है। अब इस गोलीय दर्पण में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा ये कोई वस्तु रखा है O और O डैश, O और O डैश ये हमारा वस्तु है। अब यहाँ से 2 किरण चलेगी। भाई आप जानते हैं
कि एक प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो परावर्तित होगी इस तरीके से, और दूसरी किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और फिर जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर जो है परावर्तित होती है। तो ये कहीं ना कहीं कटान होता है, इसका प्रतिबिंब जो है इस तरीके से बनता है। तो जो ये प्रतिबिंब बनता है भाई, ये प्रतिबिंब जो है हमारा AB है, तो AB ये हमारा प्रतिबिंब है और ये हमारा वस्तु। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है, तो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। बात समझ में आई? रेखीय आवर्धन क्या होता है? आप कह सकते हैं गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, यानी जो हमारा गोलीय दर्पण होता है इसके मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई। भाई ये जो हमारा ये प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब की लंबाई, कितनी लंबाई ये प्रतिबिंब का है, तथा वस्तु की लंबाई, और ये जो हमारा वस्तु रखा गया है वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी दोनों का जो अनुपात होता है इसे रेखीय आवर्धन कहा जाता है। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात? आप लिख सकते हैं कि रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। भाई रेखीय आवर्धन को आप यम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, हम इसे अगर आई मान लिया जाए और वस्तु की लंबाई जो है हमारा ओ है, तो m बराबर आई अपान ओ हो जाएगा। एक फार्मूला आपका ये बन जाएगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यम बराबर माइनस बी अपान यू, दूसरा फार्मूला ये हो जाएगा। अथवा और अगर लिखना चाहे अथवा, तो तीसरा आप लिख सकते हैं भाई, इन दोनों को अगर बराबर करते हैं तो माइनस बी अपान यू बराबर आई अपान ओ, ये हमारा जो है इस तरीके से फार्मूला निकल आएगा। तो जो हमारा रेखीय आवर्धन होता है भाई, ये हमारा वस्तु की लंबाई आई है, प्रतिबिंब की लंबाई ओ है, तो दोनों का अनुपात जो होता है रेखीय आवर्धन कहलाता है। अगर हम बात देखा जाए, जो हमारी प्रतिबिंब की दूरी v है और जो हमारी वस्तु है इसकी दूरी u है, तो दो बाई v और u, तो इस तरीके से माइनस v अपान u, और माइनस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसीलिए माइनस में लिखा जाता है। तो माइनस v अपान u ये जो है रेखीय आवर्धन होता है। इन दोनों को अगर मिलाएंगे भाई, ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो माइनस v अपान यू बराबर आई अपान ओ हो जाएगा। ये हमारा रेखीय आवर्धन का फार्मूला बनता है। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल जो है देखने को मिलेगा। तो समझ में आ गया होगा कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये भी एग्जाम में खूब पूछा गया है, वो है प्रकाश का उत्कर्मणीयता का सिद्धांत, यानी प्रकाश की उत्कर्मणीयता का सिद्धांत क्या है। चलिए इसको भी जान लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास अलग अलग माध्यम है, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है अलग अलग माध्यम है, ये है वायु, एक माध्यम ये वायु हो गया, और दूसरा माध्यम ये जल हो गया, और तीसरा माध्यम ये हमारा मान लीजिए कांच। तीन माध्यम अलग अलग है, और तीनों माध्यम में अब होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण जो है भाई, जब कोई प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह जो है अपने मार्ग से जो है विचलित हो जाती है। ये मान लीजिए वायु है, पहला माध्यम वायु है, अब दूसरा माध्यम जो है हमारा जल है, तो जब वायु से जल में आपतित होती है तो यह जो है अपने मार्ग से जो है विचलित हो जाती है। इसी तरीके से अब ये जो है वो जल से अगर कांच में इसको भेजते हैं तो भी अपने मार्ग से जो है विचलित हो जाती है। तो इस तरीके से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाता है तो वह अपने मार्ग से कुछ न कुछ विचलित हो जाता है। ये तो आपको पता है। अब इसी तरीके से अगर हम इसको पुनः वापस करें, आपतित किरण भेजा और ये जब एक वायु से जल में गया तो ये थोड़ा सा विचलित हो गया दूसरे माध्यम में। इसी तरीके से जब जल से हम कांच में भेजे तब भी अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो गया। अब इसको अगर हम पुनः उसी रास्ते से नीचे से पुनः ऊपर की ओर भेजते हैं तो ये जैसे ही आया है वैसे ही अपने मार्ग पर विचलित होकर के जाता है। यानी अगर हम कांच से भेजते हैं तो जब वायु में जल में जाएगा तो ये पुनः उसी मार्ग पर वापस लौटेगा, और जल से जब वायु में भेजेंगे तो ये पुनः जो है उसी मार्ग पर वापस लौटता है। तो अब चूंकि जिस मार्ग से होकर के गया था उसी मार्ग से ही वापस लौट रहा है,
तो यही जो है प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। समझ में आ गई बात? प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है, इसी को हमने लिखा है कि यदि विभिन्न माध्यमों से होकर जाने वाले प्रकाश की अपवर्तित किरण को, यानी अलग अलग माध्यम से होकर जाने वाली प्रकाश की अपवर्तित किरण को वापस उसी माध्यम में भेजा जाए, यानी जिस माध्यम से होकर के आई है अगर उसी माध्यम में पुनः भेजा जाता है तो यह अपने उसी पथ पर चलकर, यानी जिस पथ से चलकर आई है तो यह अपने उसी पथ पर चलकर वापस पहले माध्यम में पहुंच जाती है। यानी जिस माध्यम से जिस पथ पर चलकर प्रकाश की किरण आई होती है उसी पथ पर चलकर वापस पुनः जो है पहले माध्यम में पहुंच जाती है। इसे ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहा जाता है। उत्क्रमणीयता मतलब रिवर्सिबल, आगे से पीछे जाना तो पीछे से आगे आना, ये आपको पता है। तो बस वैसे ही यहाँ है कि प्रकाश, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है जिस रास्ते से होकर के, अगर इसको पुनः वापस किया जाता है तो ठीक उसी रास्ते से होकर के पहले माध्यम में वापस लौटती है। इसे ही प्रकाश का जो है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए माना दो माध्यम है भाई, एक हमारा फर्स्ट हो व टू हो, तो भाई अगर दो माध्यम की बात तो हम लिखेंगे फर्स्ट n2 बराबर भाई एक माध्यम से दूसरा माध्यम, ये अपवर्तनांक n होगा तो ये आ जाएगा 1/2n1। भाई ये हमारा एक माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा 1/2n1 हो जाएगा। पहला ये दो माध्यम के लिए ये फार्मूला बनेगा। और अगर मान लीजिए माना तीन माध्यम 1 2 व 3 हो, तो मान लीजिए हमारे पास तीन माध्यम है 1 2 3, तो हमारा जो बनेगा 2n3 बराबर 1n3/1n2 बनेगा। यानी अगर तीन माध्यम हमारे पास अगर है 1 2 3 तो इसमें से 2n3 जो बनेगा अपवर्तनांक बराबर 1n3 और 1n2 बने। ये जो है इसका फार्मूला जो है आपको देखने को मिल जाए। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास वायु एयर हो गया, और अगर देखा जाए जल के लिए वाटर हो गया, और तीसरा कांच मतलब ग्लास। अगर इन तीनों में अगर देखा जाए तो जो फार्मूला देखने को मिलेगा ये हमारा आ जाएगा WNG बराबर, तो ये हो जाएगा ANG बटे ANW। ये हमारा जो है फार्मूला जो है इसी तरीके से देखने को जो है मिल जाएगा। भाई ये हमारा एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, तो इस पर अगर देखोगे तो WNG बराबर ANG अपान ANW जो है हमें फार्मूला तीनों जो है अलग अलग माध्यमों का देखने को मिल जाएगा। यानी ये संबंध जो है देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है क्रांतिक कोण क्या होते हैं, यानी क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत पूछा गया है। तो चलिए जान लेते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। देखो बच्चों, आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा अभिलंब है और ये प्रकाश की किरण जब इस पर भेजते हैं तो यह जो है अभिलंब से दूर हट जाती है। भाई ये हमारी आपतित किरण होती है, आपतित किरण, और ये हमारा आपतन कोण आई होता है, और ये हमारा जो है अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण, और ये हमारा जो कोण R बनता है ये अपवर्तन कोण होता है, अपवर्तन कोण होता है। तो अब ये आपतित किरण और अपवर्तन कोण आप जानते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। अब हमें बताना क्या है क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण में क्या होता है कि इसको थोड़ा हम आपतन कोण को इतना मेंटेन करते हैं कि ये जो हमारा अभिलंब है, यानी थोड़ा इस किरण को हम इस तरीके से लाते हैं कि जो हमारा भाई अपवर्तित किरण होती है, ये अपवर्तित किरण जो है ऐसे जाए इस तरीके से, यानी आपतित किरण ये जो है इस कोण को इतना बढ़ाते हैं कि ये जो हमारा अपवर्तन कोण होता है ये अभिलंब से जो है 90 डिग्री बना दे। कितना बना दे? 90 डिग्री हो जाए तो वो हमारा क्रांतिक कोण कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? क्या है, इसी को हमने लिखा है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, ये हमारा आपतन कोण है। भाई सघन माध्यम में बना वह आपतन
कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है तो उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। भाई ये हमारा मान लीजिए सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, तो सघन माध्यम में जितना हमारा आपतन कोण बनता है और विरल कितना बनता है कि अगर हम विरल माध्यम वाला 90 डिग्री का कोण बना ले, यानी हमारा जो अभिलंब है ये कौन है, ये अभिलंब है। अभिलंब भाई अभिलंब से ही देखा जाएगा, अभिलंब से ये कोण जो होता है आपतन कोण होता है, आपतन कोण, और ये जो बना है ये हमारा अपवर्तन कोण है। तो अपवर्तन यही आपतन कोण इतना हो कि हमारा अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाए तो यह जो है क्रांतिक कोण कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो वही लिखा गया है कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है तो उस कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। समझ में आ गया होगा कि क्रांतिक कोण होता क्या है। इसी में आपसे पूछा जाता है कि क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। भाई क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध पूछा जाता है तो एक संबंध आप जाने रहिएगा, ये n बराबर होता है 1/sin c। c जो होता है ये क्रांतिक कोण है, तो आप n बराबर 1/sin c, ये जो है भाई ये हमारा अपवर्तनांक n है और क्रांतिक कोण ये c है। तो इस तरीके से क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध को दर्शाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है कि कोण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, यानी कोण आंतरिक परावर्तन क्या होता है ये पूछा जाता है और साथ में इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है ये भी लिखने को कहा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कोण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। देखो बच्चों आप जानते हैं ये जो हमारा माध्यम है भाई एक सघन माध्यम है, ये हमारा मान लो सघन माध्यम है और दूसरा हमारा जो है विरल माध्यम। विरल माध्यम भाई दो माध्यम है और ये हमारा अभिलंब है। तो आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण भाई आप यहां से इस तरीके से मान लीजिए यहां से इस तरीके से भेजते हैं तो आपतन कोण जब हमारा इतना ज्यादा होता है कि ये जो क्रांतिक कोण बनाता है, यानी ये प्रकाश की किरण जो है अभिलंब से जब जो है विरल माध्यम में जो है 90 डिग्री बनाता हो तब ये हमारा जो है क्रांतिक कोण बोला जाता है। भाई इस कोण को हम क्रांतिक कोण बोलते हैं। अब लेकिन अगर हम ये जो हमारी आपतित किरण है इसको और बढ़ा दिया जाए, यानी जो हमारा आपतन कोण है क्रांतिक कोण है, भाई ये जो कोण होगा यही क्रांतिक कोण होगा। तो जब क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ा दें तो जो ये प्रकाश की किरण यहाँ है भाई आप जानते हैं कि ये हमारा अभिलंब है, प्रकाश की किरण यहाँ पर आप जब भेजते हैं तो ये अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। भाई ये प्रकाश ये हमारी आपतित किरण है, अब ये जब दूसरे माध्यम में जाती है तो ये थोड़ा अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये हमारा भाई ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये माध्यम हमारा दूसरा है और ये माध्यम दूसरा है। अब इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं तो ये यहाँ से आ करके इस पर भाई इसको अगर हम यहाँ से लेके आते हैं तो ये हमारा यहाँ पर आ जाती है, तो ये कोण हमारा 90 डिग्री बन जाता है। तो ये कोण जो हमारा होता है ये आपतन कोण का वह मान जो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम क्रांतिक कोण कहा जाता है। इसी तरीके से इसको अगर हम थोड़ा और बढ़ा दें तो जब इसको और बढ़ाएंगे अभी यहाँ पर ले आए भाई क्रांतिक कोण जितना हमारा बन रहा है अगर इससे थोड़ा और बढ़ा दें तो ये किरण जो है ये उसी माध्यम में जो है वापस लौट आती है। यानी तो जब प्रकाश की किरण भाई आपतन कोण का वह मान सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान कि क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, भाई ये किरण इसी माध्यम में कब लौटेगी जब हमारा क्रांतिक कोण जो होगा उससे अधिक होगा तब होगा ना। भाई क्रांतिक कोण हमारा इतना था, अब इससे ज्यादा जब हम इसको यहाँ लेके आएंगे तभी तो हमारा बनेगा। तो जब क्रांतिक कोण का मान अगर हम क्रांतिक कोण से अधिक बढ़ाते हैं, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक करते हैं तो जो हमारी अपवर्तित किरण होती है वो उसी माध्यम में लौट जाती है। तो यह जब एक ही माध्यम में लौट जाए तो इसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान, यानी जो हमारा सघन माध्यम है इसमें जो इसको आप अगले डायग्राम से इस तरीके से दिखा सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा विलंब हो गया और ये हमारा आपतित किरण हो गई
और ये जो है अपवर्तित किरण हो गई। ये है अविलंब और ये हमारा है आई और ये फिर हमारा आर। इधर अगर देखेंगे तो ये हमारा आर। इस तरीके से ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। तो जब प्रकाश के आपतन कोण का मान बढ़ा दिया जाए, क्रांति कोण से ज्यादा कर देते हैं, तो हमारी जो अपवर्तित किरण होती है वो उसी माध्यम में लौट जाती है। तो यहाँ वही लिखा है कि यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बड़ा हो जाए, यानी आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण के मान से अधिक। अब ये क्रांतिक कोण कौन है भाई? क्रांतिक कोण वह कोण होता है जिस पर अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो इसी को जो हमारा आपतन कोण होता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाता है, बड़ा कर दिया जाता है, क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो जाए, तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? जब आपतित किरण का कोण क्रांतिक कोण के मान से बड़ा कर दिया जाता है, तो जो हमारी अपवर्तित किरण होती है वो जो है उसी माध्यम में, दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इसे हम जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी पूरा परिवर्तित हो रही है, तो इसीलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। अब ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसकी कुछ आवश्यक शर्तें हैं। चलिए शर्तें जान लेते हैं। देखो, अगर इसके हम शर्तों की बात करें तो पहली शर्त ये है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। भाई प्रकाश जो ये माध्यम हमारा सघन हो और दूसरा माध्यम विरल हो, तो प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही माध्यम में केवल आप प्रवाहित कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। आप प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से, ये हमारा सघन माध्यम होगा और नीचे हमारा जो है दूसरा विरल माध्यम जो है होना चाहिए। फिर दो माध्यम होने चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो। यानी जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा तभी जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो ये दो शर्तें हैं। अब इसको आप लिख सकते हैं, आपतन कोण बड़ा हो किससे? क्रांतिक कोण से। क्रांतिक कोण से आपतन कोण को आप भाई आई से लिखते हैं और अब क्रांतिक कोण जो हमारा है इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोण सी हो जाएगा। अब इसके अगर उदाहरण की बात किया जाए कि इसका उदाहरण कौन है, तो इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा भाई जो हीरा होता है, हीरे का चमकना, ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, हीरे का चमकना। और दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा, कांच में पड़ी दरार का चमकीला दिखाई पड़ना। आप जानते हैं कोई कांच अगर चिटका होता है, टूटा हुआ होता है, दरार अगर होती है तो वो काफी ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होते हैं और इसकी आवश्यक शर्तें क्या है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है कि प्रिज्म किसे कहते हैं, यानी प्रिज्म के बारे में पूछा जाता है और साथ में प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक तथा प्रिज्म के कोण में संबंध बताइए। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक और इसके कोण में क्या संबंध होते हैं, इसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले प्रिज्म क्या होता है ये जान लीजिए। भाई प्रिज्म जो होता है एक पारदर्शी माध्यम होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो समतल पृष्ठ जो होते हैं किसी झुके हुए कोण पर जो है घिरे हुए होते हैं और इनके बीच जो है एक कोण बनता है जिसे हम अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। तो जान लेते हैं। जिसे ये मान लीजिए ये हमारा दो समतल पृष्ठ होता है और ये दो समतल पृष्ठ जो होता है एक दूसरे पर झुका हुआ होता है और यहाँ पर जो कोण बनता है उसे हम प्रिज्म कोण के नाम से जो है जाना जाता है। तो प्रिज्म जो होता है एक पारदर्शी माध्यम होता है, उसी को हमने बताया है कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म जो होता है एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। यानी इसको किसी कोण पर घिरे हुए दो समतल पृष्ठों से जो है घिरा हुआ होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक यानी जो पृष्ठ होते हैं इन पृष्ठों को जो है अपवर्तक कहा जाता है तथा इनके बीच बने कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहा जाता है। दोनों पृष्ठों के बीच में जो कोण बनता है
इसे अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहा जाता है। समझ में आ गया होगा कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म जो होता है एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ, इन पृष्ठों को अपवर्तक तथा इनके बीच वाले कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। अब अगर बात करें प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, अगर इसके सूत्र की बात करें तो हम जानते हैं n बराबर होता है साइन a प्लस डेल m अपान 2 होता है। साइन a प्लस डेल m अपान 2 होता है और बटे में साइन a बाई 2 होता है। तो ये हमारा भाई n जो है अपवर्तनांक है, पदार्थ का अपवर्तनांक है, और साइन a प्लस डेल m अपान 2 और बाई साइन a बाई 2 होता है। जहां पर अगर हम i की बात करें तो i जो यहाँ पे होता है भाई आप जानते हैं साइन i बटे साइन r, यही तो आप जानते हैं साइन i बटे साइन r। तो साइन यहाँ पे i जो होता है तो i की वैल्यू जो होता है a प्लस डेल m बटे 2 होता है। ये भाई i की वैल्यू इतना होता है। अगर हम r की वैल्यू देखें तो ये a बाई 2 होता है। अगर r की वैल्यू देखा जाए तो a बाई 2 होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो n बराबर पदार्थ का अपवर्तनांक है। भाई n क्या है, n अपवर्तनांक है। और अगर हम डेल m की बात करें तो ये जो है अल्पतम विचलन कोण होता है, विचलन कोण। ये डेल m जो होता है अल्पतम विचलन कोण, और a जो होता है इसे हम प्रिज्म कोण कहा जाता है, प्रिज्म कोण। तो ये जो है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र जो होता है इस तरीके से लिखा जाता है। भाई m बराबर साइन a प्लस डेल m अपान 2 बटे में साइन a बाई 2 होता है। तो ये आप जानते हैं साइन स्नेल का नियम जो होता है, भाई ये साइन i बटे साइन r जो होता है ये स्नेल का नियम होता है, स्नेल के नियम से। तो ये स्नेल का नियम होता है। तो स्नेल भाई तो अगर देखा जाए तो साइन अपनी जगह पे है, तो i की जगह पे इतना लिखा गया है, तो i बराबर a प्लस डेल m अपान 2 हो जाएगा, और r की जगह पे a बाई 2 लिखा गया है। तो जहां n क्या है, n पदार्थ का अपवर्तनांक है, और डेल m जो है अल्पतम विचलन कोण है, और a जो है प्रिज्म कोण बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए, और इस लेंस की क्षमता पर जो परिभाषा होती ही है साथ में इसके सूत्र पर जो है न्यूमेरिकल जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए जान लेते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है। तो एक चीज जाने रहना, लेंस की जो फोकस दूरी होती है के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, और लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। इसको आप लिख सकते हैं कि लेंस की क्षमता बराबर 1 अपान लेंस की फोकस दूरी, यानी जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो लेंस की क्षमता बराबर 1 अपान लेंस की फोकस दूरी। आप कह सकते हैं भाई लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसका व्युत्क्रम जो होता है लेंस की क्षमता कहलाती है। समझ में आ गई बात। तो आप लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर हो जाएगा 1 अपान, और लेंस की फोकस दूरी जो होता है F होता है। भाई F हमारा जो होगा वो मीटर में होगा। यह हमारा फार्मूला जो है इस तरीके से बनेगा। अगर इसी पर मीटर के बजाय अगर हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो 1 अपान ये F जो होगा हमारा ये 1 की जगह पे 100 हो जाएगा, और फिर ये हमारा F जो होगा सेंटीमीटर में जो है लिया जाएगा। तो इस तरीके से P बराबर हमारा जो दूसरा फार्मूला निकल के आएगा वो 100 अपान F होगा। जब F की वैल्यू जो है सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो ऊपर 100 रख देंगे, और अगर F की वैल्यू मीटर में दिया रहेगा तो 1 अपान F जो है लिखा जाएगा। समझ में आएगा। अब अगर मान लीजिए कई लेंस की क्षमताएं हैं, यानी अलग अलग लेंस की क्षमता P1, P2 व P3 हो तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। यानी इस तरीके से आप जो है सबको आपस में जोड़ लीजिए तो इसकी तुल्य जो है लेंस की क्षमता जो है बता सकते हैं। तो ये आपका है लेंस की क्षमता क्या होती है और इसका फार्मूला क्या है। फार्मूले पर न्यूमेरिकल जो है अक्सर आपको देखने को मिलता है।
तो समझ में आ गया होगा लेंस की क्षमता क्या होती है भाई। फोकस लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसका जो व्युत्क्रम होता है लेंस की क्षमता कहलाती है। और लेंस की क्षमता को जो है हम डायोप्टर में मापते हैं और डायोप्टर को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। P बराबर 1/f जो है होता है। मीटर में रहेगा तो f होगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो ऊपर 100 जो है लगा देंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में f की वैल्यू रख सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। पूछा जाता है कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं और साथ में पूछा जाता है कि वर्ण विक्षेपण के कारण लिखिए। तो चलिए जान लेते हैं वर्ण विक्षेपण होता क्या। तो देखो बच्चों एक चीज जान लीजिए, ये जो हमारा प्रिज्म होता है ये हमारा प्रिज्म है और जब हम प्रिज्म पर कोई श्वेत प्रकाश यानी कोई प्रकाश की किरण जो है जब इस पर डालते हैं, मान लीजिए हमारा श्वेत प्रकाश की किरण है और ये जब जाता है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। यानी दूसरे साइड से जब निकलता है तो ये 7 रंगों में जो है अलग अलग जो है ये एक जो है 7 रंगों में जो है विभाजित हो जाता है। इस तरीके से ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर डालते हैं और ये 7 रंगों में विभाजित हो जाए तो इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब ये 7 रंग है कौन। देखो तो 7 रंग को आपको जानने के लिए एक फार्मूला है, ट्रिक है विबगियर। इस विबगियर फार्मूले को के हिसाब से आप यहाँ लिख सकते हैं। ये नीचे से लिखिएगा, ये हो जाएगा V, ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा B और ये होगा G और ये होगा Y और ये होगा O और ये होगा R। यानी नीचे जो होगा वायलेट होगा और सबसे ऊपर जो होगा ये R होगा। इसको अगर हम पर्दे पर देखते हैं तो हमें ये 7 रंग जो है दिखाई देते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा कि जब किसी श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म पर आपतित करते हैं तो इससे निर्गत जो किरण होती है ये 7 रंगों में जो है विभाजित हो जाती है। तो इन 7 रंगों में रंग को वर्ण कहा जाता है। रंग को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। तो इन 7 रंगों में विभाजित होना ही जो है वर्ण विक्षेपण कहते हैं। विक्षेपण मतलब होता है विक्षेपित होना, यानी अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश की किरण को यानी हमारा जो प्रकाश की किरण है श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है यानी प्रिज्म से गुजारते हैं तो अपवर्तन के पश्चात जब वह अपवर्तित होती है तो अपवर्तन के पश्चात श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। यानी एक श्वेत प्रकाश किन किन अवयवी रंगों से मिलकर बना होता है वो अपने अवयवी रंगों में जो है विभाजित हो जाता है, अर्थात 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है। यानी अगर इसको हम पर्दे पर देखते हैं तो इसमें हमें 7 रंग जो है दिखाई देते हैं। तो वही कहा गया 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। भाई 7 रंगों का अलग अलग पट्टी बन जाना ही यही घटना जो होती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि वर्ण विक्षेपण क्या है। अब बात आती है कि वर्ण विक्षेपण का कारण बताइए। तो क्यों ये 7 रंग में हमारा एक श्वेत प्रकाश जो है विभाजित हो रहा है, तो इसका कारण होता है। कारण क्या है, देखो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। ये जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म जो है कांच का बना होता है, तो प्रिज्म के पदार्थ जो भी पदार्थ होता है इसका जो अपवर्तनांक होता है अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। इसी कारण वर्ण विक्षेपण की घटना होती है और यही कारण है कि वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं नीचे वायलेट कलर है, ऊपर रेड कलर है। तो भाई वायलेट कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लेकिन इसका वर्ण विक्षेपण जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। यानी बैंगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है और जो हमारा लाल रंग होता है इसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। तो सबसे कम अगर देखा जाए तो लाल रंग का होता है और सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। अब अगर तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है। भाई इसी कारण जो है जो भी जितने भी सिग्नल्स बनाए जाते हैं वो लाल रंग के ही बनाए जाते हैं, जिससे जो है चाहे कोहरा गिर रहा हो चाहे जो मौसम हो, हर मौसम में इन लाल रंग को जो है आसानी से देखा जा सकता है। इसीलिए जो है लाल रंग के ही सिग्नल जो है ज्यादातर
बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा रेलवे क्रॉसिंग या जो भी चीजें रेलवे के वो बनाए जाते हैं, तरीके के बनाए जाते हैं, तो लाल रंग के ही होते हैं, जिससे जो है वो कोहरे में भी आसानी से देखा जा सकता है। और ये बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा है और लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है बैंगनी रंग का होता है। तो ये 7 रंग है। सातों रंग में आप जान रहे होंगे, V से वायलेट होता है यानी बैंगनी होगा, I से इंडिगो होगा, उसके बाद ब्लू होगा और फिर ग्रीन होगा और फिर येलो होगा और फिर ऑरेंज होगा और फिर रेड होगा। ये अलग अलग होंगे। आप लिख सकते हैं कि सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण बैंगनी का होता है और सबसे कम वर्ण विक्षेपण लाल रंग का होता है। यानी सबसे कम वर्ण विक्षेपण अगर देखा जाए तो लाल रंग का प्राप्त होता है और सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण जो है वो बैंगनी रंग का होता है। और सबसे कम अगर देखा जाए तरंगदैर्घ्य तो बैंगनी रंग की होती है और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य अगर देखा जाए तो हमारा लाल रंग का होता है। समझ में आ गया होगा। अब इस रंगों को याद करने के लिए जो आपका ट्रिक है बिबगेयर, ये हमारी ट्रिक है। आप इस ट्रिक के द्वारा जो है आसानी से याद कर सकते हैं। बस ध्यान रखना, रेड जो होगा ऊपर होगा और वायलेट जो होगा नीचे होगा। तो समझ में आ गया होगा कि वर्ण विक्षेपण क्या है और इसका कारण क्या है। भाई कारण यही है कि जो हमारा पदार्थ होता है, प्रिज्म पदार्थ होता है, इसका जो अपवर्तनांक होता है अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। इसी कारण जो है इस एक वर्ण विक्षेपण की घटना जो है इसमें दिखाई देती है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले टॉपिक को देख लेते हैं। चलिए जहाँ अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो होता है कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं। तो कोणीय विक्षेपण क्या होते हैं, चलिए जान लेते हैं कोणीय विक्षेपण क्या होते हैं। देखो भाई, जो हमारा प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। अगर हम प्रिज्म में जो प्रकाश स्वयं प्रकाश आपतित करते हैं तो ये जो है अपवर्तन के पश्चात भाई 7 रंग में दिखाई देती है। 7 रंग ना लेकर के इसका 2 किरणों के बीच का अगर देखा जाए, भाई जो 2 किरणें अगर देखा जाए तो 2 किरणों के बीच में जो इसका विचलन कोण होता है और इन विचलन कोण को ही जो है हम जो है वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण मतलब रंग हो गया, तो अंगों के बीच का विक्षेपण यानी जो दूरियां होती हैं इन्हीं को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी ये जो हमारा प्रिज्म है इससे निर्गत जो 7 किरणें होती हैं, तो इन 7 किरणों में से अगर हम 2 किरणों 2 वर्णों यानी 2 रंगों के बीच का अगर हम जो कोणीय विचलन होता है, 2 किरणों के बीच का जो कोणीय विचलन होता है इसी को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है रेड हो गया और ये हमारा वायलेट हो गया। तो रेड और वायलेट के बीच का अगर हम विचलन कोण देखें तो हमारा थीटा बराबर बाई डेल, विचलन कोण हमारा डेल होता है। तो हम वायलेट के और फिर डेल रेड के बीच में देख रहे हैं, तो हमारा जो कोणीय विक्षेपण होगा थीटा बराबर, भाई कोणीय विक्षेपण को हम थीटा द्वारा लिखते हैं, तो थीटा बराबर SB माइनस ESR। 2 वर्णों के बीच में जो है हम कोणीय विक्षेपण देख रहे हैं, तो कोणीय विक्षेपण हमारा जो होगा थीटा होगा और फिर डेल ये हमारा विचलन कोण होगा। तो डेल V से वायलेट के लिए कहा गया और डेल R ये रेड के लिए कहा गया। तो ये हमारा फार्मूला जो है देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम डेल M की बात करें तो हमारा डेल M जो होता है वो n-1 होता है। भाई n जो है अपवर्तनांक है और a हमारा जो है प्रिज्म का कोण है। ये जो हमारा फार्मूला है ये न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में, यानी अगर हम बात करें न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में तो हमारा डेल M होता है n-1 होता है। कितना आपको पता है भाई। अगर हम डेल V की बात करें तो ये हमारा NV हो जाएगा -1 हो जाएगा और ये A हो जाएगा। इसी तरीके से अगर डेल R की हम बात करें तो NR हो जाएगा -1 हो जाएगा, A हो जाएगा। और इन दोनों को उठाकर इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, दोनों को यहाँ रखेंगे तो हमारा थीटा बराबर जो होगा भाई डेल V की वैल्यू जो है NV -1 और ये ब्रैकेट के बाहर A हो जाएगा और माइनस SR की वैल्यू जो है NR -1 और ये A हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको हम इसमें गुणा करा देते हैं, तब हमारा जो देखने को मिलेगा A NV -A और फिर ये माइनस ये हो जाएगा A NR, ये NR हो जाएगा
और फिर जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा। एक चीज आप देख रहे हैं, ये ए माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा। तो हमारा इन दोनों का अगर देखा जाए तो इसमें एन बी है और ये एन आर है, दोनों में ए है, तो हमारा एन बी माइनस एन आर और ब्रैकेट के बाहर ए जो है प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा जो है कोणीय विक्षेपण जो है प्राप्त होता है, यानी दो रंगों के बीच का जो कोणीय विक्षेपण प्राप्त होता है एन बी माइनस एन आर और ए होता है। और रही बात इसकी डिफिनेशन की, तो इसका इस प्रकार ले सकते हैं, प्रिज्म से निकलने वाली, ये जो प्रिज्म से निकल रही है, निकलने वाली विभिन्न किरणों में से, भाई आप जानते हैं प्रिज्म से 7 किरणें निकलती हैं। कितने रंग निकलते हैं? 7 रंगों की किरणें जो है निकलती हैं। तो वही विभिन्न किरणों में से किन्हीं 2 रंगों की, यानी जो 2 किरणें उसमें से ले लीजिए, 7 किरणों में से केवल 2 किरणों की बात कर लीजिए। निर्गत किरणों के बीच विचलन कोण, यानी 2 किरणों के बीच का जो विचलन कोण होता है उसे हम कोणीय विक्षेपण कहते हैं, यानी उनके 2 किरणों के बीच के विचलन कोण को ही कोणीय विक्षेपण कहा जाता है। तो इसे आप कोणीय विक्षेपण को थीटा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर। अगर हम V और R के बीच में कोणीय विक्षेपण अगर देखते हैं तो कोणीय विक्षेपण थीटा बराबर डेल V माइनस डेल R होगा। अब हम जानते हैं कि न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में अगर देखा जाए तो हमारा डेल M जो होता है n-1 a होता है, n-1 a होता है। अगर इसी तरीके से डेल V का देखेंगे तो nb-1 a हो जाएगा, और यस R का अगर देखेंगे तो nr-1 a हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम इसमें रखते हैं तो हमारा थीटा बराबर, जो भाई दोनों को रखेंगे, रखने के बाद आपस में जो है इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो हमारा एक कट जाएगा, तो हमारा थीटा बराबर एन बी माइनस एन आर ए जो है प्राप्त हो जाता है। यही थीटा हमारा जो होता है कोणीय विक्षेपण प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा कि कोणीय विक्षेपण होते क्या है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं, यानी वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है। भाई सीधी सी बात है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी पतले प्रिज्म से गुजारते हैं, यानी जब हम किसी श्वेत प्रकाश को किसी पतले प्रिज्म से गुजारते हैं तो बैगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच, आप जानते हैं बैगनी और लाल रंगों की किरणों के बीच जो है निर्गत किरणों के बीच कोणीय विक्षेपण तथा, यानी इनके बीच जो कोणीय विक्षेपण होता है तथा मध्यवर्ती किरण के लिए विचलन के अनुपात को पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। यानी मध्यवर्ती किरण का विचलन का जो अनुपात होता है, भाई दोनों के बीच का विचलन कोण और साथ में मध्यवर्ती किरण का जो विचलन का अनुपात होता है, इन्हें हम जो है पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। नहीं समझ में आया तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं, भाई ओमेगा बराबर, अभी अभी आपने थीटा निकाला है, तो थीटा जो था कोणीय विक्षेपण था, तो आप बता सकते हैं ये थीटा हो जाएगा। भाई थीटा हमारा क्या है, ये कोणीय विक्षेपण था, इसे आप जानते हैं ये है कोणीय विक्षेपण। अभी अभी जो आप निकाले थे ये कोणीय विक्षेपण था, और बटे में आप लिख सकते हैं डेल वाई। अब ये वाई क्या है भाई, 7 रंग में जो सबसे जो देखा जाएगा वो, अगर हम येलो कलर को मान लेते हैं कि हाँ उसका मध्यमान बीच में से कोई भी रंग ले सकते हैं, यानी इस दोनों के बीच में भाई अगर हम देखें तो कोणीय विक्षेपण हमारा जो है ये प्रथम किरण, यानी 2 किरणों के बीच का जो है कोणीय विक्षेपण है। तो उनके बीच में अगर देखा जाए तो इनके बीच में मान लीजिए हम येलो ले लेते हैं तो डेल वाई हो जाएगा, यानी हमारा ओमेगा बराबर थीटा अपान डेल वाई होगा। और डेल वाई क्या है, ये हमारा जो है मध्यवर्ती किरण जो कि पीले येलो के लिए प्रयोग किया गया है। तो कुल मिला के जो हमारा वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है, कोणीय विक्षेपण यानी 2 किरणों के बीच के कोणीय विक्षेपण और साथ में मध्यवर्ती किरण का विचलन जो होता है, दोनों का अनुपात जो होता है, ये हमारा वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। भाई इसको और ठीक करोगे तो हमारा ओमेगा बराबर थीटा बराबर अभी अभी निकाले थे, क्या निकाले थे, एन बी माइनस एन आर, भाई वायलेट और आर के लिए निकाले थे, और ये हमारा ए था, अभी अभी इससे पहले बताए थे। और ये भाई डेल वाई जो है, डेल वाई को लिख सकते हैं एन वाई माइनस 1 ए हो जाएगा। भाई एक रंग के लिए आप जो विचलन कोण है डेल वाई है, आप डेल वाई बराबर लिख सकते हैं डेल वाई बराबर n-1 एन वाई माइनस 1, और ये ए, भाई इसने की वैल्यू ये होता है, तो आप यहाँ इस पर रखेंगे तो ये हो जाएगा
यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ओमेगा बराबर जो मिल जाएगा एन बी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1। ये जो हमारा वर्ण विक्षेपण क्षमता का फार्मूला जो है देखने को मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कुछ नहीं है, हमने इसी को बताया है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी पतले प्रिज्म से गुजारते हैं, यानी हमारा जब श्वेत प्रकाश होता है अगर हम किसी पतले प्रिज्म से गुजारते हैं तो बैगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच, भाई ये बैगनी किरण है और ये लाल रंग है, यानी कि निर्गत किरणों के बीच कोणीय विक्षेपण, और ये हमारा कोणीय विक्षेपण, भाई दोनों किरणों के बीच जब कोणीय विक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण के, अब इनके बीच में कोई हम मध्यवर्ती किरण लेते हैं तो इनका जो विचलन होता है, इन दोनों का जो अनुपात होता है ये वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। तो इसी को आप ओमेगा बराबर थीटा बाई डेल वाई लिख सकते हैं। डेल जो है विचलन कोण होता है, अब वाई हमने लिखा है मध्य किरण, मान लीजिए येलो लिया गया है। तो अब कोणीय विक्षेपण जो हमने थीटा बराबर अभी भी बताए थे एन बी माइनस एन आर ए होता है, और हमारा ये हमारा डेल वाई जो होगा एन वाई माइनस 1 ए हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो ओमेगा बराबर एन बी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1 जो है देखने को मिल जाएगा। ये डेल वाई जो होता है हमारा एन वाई माइनस 1 इंटू ए जो है होता है। समझ में आ गया? चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो आवर्धन क्षमता पूछा जाता है। तो आवर्धन क्षमता जो है अलग अलग सूक्ष्मदर्शी जो प्रकाशिक यंत्र होते हैं, तो हर एक प्रकाशिक यंत्र का अलग अलग आवर्धन क्षमता होता है। तो चलिए अब हम आप आवर्धन क्षमता क्या होती है इसको जान लेते हैं। तो देखो, जो आवर्धन क्षमता होती है किसी प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण। भाई जो हमारा प्रकाशिक यंत्र है, मान लीजिए कोई सूक्ष्मदर्शी है, तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम आंख पर देखते हैं, जब सूक्ष्मदर्शी पर हम आंख लगाकर देखते हैं तो हमारी आंख पर बनने वाला जो दर्शन कोण होता है, तथा बिना यंत्र के, मान लीजिए कि अगर हम बिना प्रकाशिक यंत्र के अगर हम देखते हैं तो हमारे आंख पर बनने वाले दर्शन कोण के अनुपात, यानी प्रकाशिक यंत्र पर देखने में, प्रकाशिक यंत्र से देखने पर आंख पर बनने वाला दर्शन कोण और बिना प्रकाशिक यंत्र के देखने पर आंख पर बनने वाले दर्शन कोण, दोनों का जो अनुपात होता है उसे हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। समझ में आ गई बात? सीधी सी बात है, किसी प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा, यानी जो प्रकाशिक यंत्र है उससे बना प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण, यानी उसके प्रतिबिंब से जो हमारे आंख पर दर्शन कोण बनता है, तथा बिना यंत्र के सिर्फ आंख से देखने पर वस्तु द्वारा बनने दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं भाई आवर्धन क्षमता को यम बराबर लिखा जाता है, तो यम बराबर बीटा अपान अल्फा जो है लिखा जाता है। ये बीटा जो होता है ये भाई प्रकाशिक यंत्र पर बने दर्शन कोण और आंख पर बने दर्शन कोण के बीच का एक कोण होता है, और जो अल्फा होता है बिना प्रकाशिक यंत्र के द्वारा आंख पर जो कोण बनता है ये उसके लिए होता है। तो ये तो बात हो गई ये आवर्धन क्षमता क्या होती है। अगर हम बात करें सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, अगर हम बात सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की बात करें तो इसकी जो आवर्धन क्षमता होगी वो हमारा m बराबर 1 प्लस डी अपान एफ होता है। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की अगर हम आवर्धन क्षमता निकालेंगे तो हमारा m बराबर 1 प्लस डी अपान एफ होता है। जहां अगर हम बात d की करें तो d जो है वस्तु की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यानी जो d है ये हमारा वस्तु की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। और इसको आपको ठीक से पता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होता है। और f की अगर हम बात करें तो f ये जो है फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी यानी लेंस की जो फोकस दूरी होती है। ये जो फार्मूला आवर्धन क्षमता का है कि जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, भाई स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगा तो हमें ये फार्मूला मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम m बराबर देखें तो हमारा d अपान f दूसरा फार्मूला जो मिलेगा ये पहला फार्मूला है, और दूसरा जो आवर्धन क्षमता मिलेगा m बराबर d अपान f जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यानी जब हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो m बराबर d अपान f होगा, और जब प्रतिबिंब हमारा जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर मिलेगा तो ये m बराबर 1 प्लस d अपान f जो है होता है।
ये है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। समझ में आ गया होगा। चलिए भाई इसी तरीके से हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की बात कर लेते हैं। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, जब प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, तब उस समय जो इसका आवर्धन क्षमता होगा m बराबर माइनस v0 अपान u0 और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस d अपान एफ ही हो जाएगा। यानी जो इसका m बराबर आवर्धन क्षमता हमें मिलेगा वो होगा माइनस v0 अपान u0 1 प्लस डी अपान एफ। जहां अगर हम बात करें ये v0 क्या है, तो ये हमारा अभिदृश्य प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम u0 की बात करें, अभिदृश्यक में वस्तु की दूरी हो जाएगी, अभिदृश्यक में वस्तु की दूरी। और अगर हम f की बात करें तो ये जो है नेत्रिका की फोकस दूरी, फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी होगा। तो समझ में आ गया होगा। ये v0 जो है अभिदृश्यक लेंस की प्रतिबिंब की दूरी कितनी है ये हो जाएगा, और u0 जो होता है अभिदृश्यक में वस्तु की दूरी कितना है भाई, ये प्रतिबिंब की दूरी v0 होगा और u0 जो है वस्तु की दूरी हो जाएगी। f जो है नेत्रिका की फोकस दूरी और d आपको पता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो यह है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब बनता हो। इसी तरीके से जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तब हमारा m बराबर जो मिल जाएगा माइनस v0 अपान u0 और ब्रैकेट में केवल d अपान एफ ही, ये हमारा फार्मूला जो है निकल के आ जाएगा जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। तो समझ में आ गया होगा कि हमारा जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अगर देखा जाए तो m बराबर माइनस v0 अपान u0 1 प्लस डी अपान एफ ही होगा। और अगर यही जो है अनंत पर बनता हो तो ये जो हमारा आवर्धन क्षमता होगा m बराबर माइनस v0 अपान u0 d अपान एफ ही होगा। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। जो हमारा खगोलीय दूरदर्शी है इसकी आवर्धन क्षमता किस प्रकार बनती है। अगर हम बात करें खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की, तो अगर हम देखा जाए तो इसमें भी दो कंडीशन है। जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तो ऐसी कंडीशन में जो m बराबर आएगा माइनस f0 अपान एफ ही हो जाएगा और साथ में 1 प्लस एफ ही अपान डी। ये जो है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला जो है निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो इसका जो आवर्धन क्षमता m बराबर होगा माइनस f0 अपान एफ ही। सिर्फ व सिर्फ इतने जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपका खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की में अगर देखा जाए तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जो होगा वो m बराबर माइनस f0 अपान एफ ही 1 प्लस एफ ही अपान डी हो जाएगा। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो m बराबर माइनस f0 अपान एफ ही होता है। ई जो लगा है ये नेत्रिका के लिए है, जो हमारा नेत्रिका होगा इसकी फोकस दूरी, और f0 होगा जो हमारा दूरदर्शी होगा इसकी फोकस दूरी होगा। और अगर मान लीजिए दूरदर्शी की लंबाई आपसे नापना हो, कह दिया जाए कि दूरदर्शी की लंबाई बताइए, तो दोनों की लंबाई जो होगा L होगा। तो L जो हमारा होगा ये f0 प्लस एफ ही, दोनों को जो हम जोड़ लेंगे तो हमें जो है दूरदर्शी की लंबाई जो है प्राप्त हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आवर्धन क्षमता किस प्रकार से अलग अलग निकाला जाता है समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों इस चैप्टर में जितने भी आपके टॉपिक्स बनते थे ये सारे टॉपिक्स हमने लगभग कवर कर लिया है। अब इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो लॉन्ग में विस्तृत में पूरे 5 नंबर में पूछे जाने वाले हैं, और उसमें से कुछ टॉपिक्स हमने यहाँ पे बता रखा है। ये सारे टॉपिक्स जो है पूरे 5 नंबर में पूछे जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये सभी टॉपिक्स जो है पूरे 5 नंबर में पूछने वाले हैं, और सब के बारे में एक अलग अलग वीडियो हमने जो है बना रखा है, चैनल पर उपलब्ध है। इसका लिंक हम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप आराम से देख करके इसको जो है व्यंजक जो है सबका ज्ञात कर लीजिएगा। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में संभव नहीं है, तो इसलिए जान लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए, इसका भी लिंक हम दे देंगे, ये भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। अगला है किसी गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए। तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का जो सूत्र है इसका भी निगमन हमने करवा रखा है,
और अगला जो है किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये इसका भी डिस्क्रिप्शन हम आपको नीचे दे देंगे। और अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, संपर्क में रखे पतले लेंस की संयोजन की फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसका व्यंजक जो आपको निकालना होगा 1/f1 प्लस 1/f2, ये जो है इसका व्यंजक आएगा। इस व्यंजक को हमने जो है ऑलरेडी पहले से निकाल रखा है और इसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इतने टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में लगातार जो है पूछे जाते हैं, यानी हर साल जो है इसमें से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। इन सभी क्वेश्चनों का लिंक जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप आराम से देख जरूर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।